देखिए आज की वीडियो में बात करते हैं आवेशों के पुनर्वितरण की। आवेशों का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले से आपने कोई दो कंडक्टर, क्वेश्चन चाहे कंडक्टर का आ जाए या क्वेश्चन कैपेसिटर का आ जाए, यानी वो आपसे ये कह रहा है कि दो चालक अथवा कह रहा है दो संधारित्र, तरीका एक ही है, टॉपिक भी एक ही है। आप मान करके चल रहे हैं दो चालक हैं या मान करके चल रहे हो कि दो संधारित्र हैं। मान लीजिए ये एक संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2। आप चाहें तो उस पर चार्ज दिखा सकते हो, जैसे ये प्लस प्लस दिखा देते हैं, क्योंकि संधारित्र की जब भी बात आती है तो एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। तो ये टॉपिक केवल संधारित्र के लिए नहीं है, चालक के लिए भी है। अगर दो चालक दे दिए जाए तब भी आप इसी तरह से करोगे। तो आपने मान लिया भाई दो संधारित्र हैं या दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं और उन पर पहले से जो आवेश है वो Q1 और Q2 है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इनको कनेक्ट कर देंगे। जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए ये तो कनेक्ट करने से पहले है और ये कनेक्ट करने के बाद की सिचुएशन है। तो जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो धारिता तो C1 और C2 ही रहेगी, लेकिन आवेश का वितरण होना शुरू हो जाएगा और आवेश उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले पे जाने लगेगा। आपने मान लिया भाई इस पहले वाले का जो विभव था वो V1 था और इसका जो विभव था वो V2 था, और साथ ही साथ आपने मान लिया V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब आवेश जो है वो इस वाले से इस वाले पर ट्रांसफर होगा अगर आप इनको आपस में कनेक्ट कर दोगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव पर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। इसका मतलब अब जो समान विभव हो गए वो मान लिया आपने V और ये V, इसी V को कहोगे उभयनिष्ठ विभव। अब आवेश भी बदल गए, तो आपने पहले वाले पर आवेश मान लिया Q1 गैस और दूसरे वाले पे आवेश मान लिया Q2 गैस। चाहो तो प्लेटों पे फिर से उसी तरह का आवेश दिखा सकते हो, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। शुरू में आपको गिवन होगा कि दो चालक हैं जिन पर आवेश Q1 Q2 है, उनकी धारिताएं C1 C2 हैं, उनके विभव V1 V2 हैं। अगर इनको किसी तार से आपस में जोड़ दिया जाए तो बताइए उन पर आवेश कितने हो जाएंगे, बताइए कॉमन विभव क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। ये चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है और संधारित्र के अलावा चालक करके भी आ जाए तो भी आपको ऐसे ही करना है। और भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की आए तो कॉन्सेप्ट है हमारा आवेश के संरक्षण पर आधारित कॉन्सेप्ट है ये। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शुरुआत में क्या सिचुएशन थी। तो शुरुआत में हमारा चार्ज था Q1 और इस पर Q2। तो शुरुआत में जब सिचुएशन है जोड़ने से पहले की जब बात कर रहे हैं तो जोड़ने से पहले हमें क्या दिख रहा है, जोड़ने से पहले, तो जोड़ने से पहले अगर आप आवेश निकालोगे Q1 तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 V1। आप फॉर्मूला जानते हो C का, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q निकाल दोगे तो C1 V1 और Q2 निकालोगे तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 V। कॉमन रूप में चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट आप इस पे लिख देना। अब इसके बाद आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, किसी ऐसे मान लीजिए तार से कनेक्ट कर दिया जिसकी धारिता निग्लिजिबल है। धारिता निग्लिजिबल होने का मतलब वो अपने अंदर बहुत कम आवेश स्टोर कर रहा है, वो खुद आवेश स्टोर नहीं कर रहा, ऐसे मान के चलिए। कौन? ये वाला तार। तो जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे आपस में तो जोड़ने के बाद अब आप आवेश की बात कर रहे हैं तो ये तो आप जानते ही हो कि बाद आवेश का स्थानांतरण होगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ और तब तक होगा जब तक कि विभव समान न हो जाए। लेकिन जोड़ने के बाद अगर मैं आवेश निकालूं तो अब Q1 गैस क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, क्योंकि अब कॉमन पोटेंशियल को वही V मान लिया। धारिता नहीं बदलेंगी, धारिता वही रहेंगी। भाई धारिता तो बर्तन है, अगर उस पर आवेश नहीं है तब भी उसकी उतनी ही कैपेसिटी है। आपके पास एक खाली बर्तन है और खाली बर्तन में 2 लीटर दूध आ जाता है मान लीजिए, इसका मतलब 2 लीटर दूध भरा है तब भी कैपेसिटी 2 लीटर, और 2 लीटर भरा ही नहीं है खाली है बर्तन तब भी उसकी कैपेसिटी, क्योंकि उसकी स्टोर करने की जो क्षमता है वो तो 2 लीटर की है। इसका मतलब कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दूसरे वाले पे आवेश निकालेंगे तो Q2 गैस इक्वल टू C2 V, इसको कंबाइंड रूप में इक्वेशन सेकंड।
अब यहां से देखिए, कभी कभी तो एक क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। क्या सिद्ध कीजिए, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, सिद्ध कीजिए कि 2 चालकों को अथवा 2 संधारित्रों को जोड़ देने पर उनमें आवेशों का जो वितरण हो जाता है उनकी धारिताओं के अनुपात में हो जाता है। आवेशों का जो पुनर्वितरण हो जाता है उनकी धारिताओं के अनुपात में हो जाता है, केवल ये कहना चाह रहा है। यानी जोड़ने के बाद जो आवेश आ रहे हैं उन आवेशों का अनुपात इक्वल टू C1/C2 धारिताओं के अनुपात में हो जाता है। तो 2 नंबर में केवल कितना करना है आपको, ये 4 लाइन लिखनी है और उसके बाद आवेश संरक्षण का नियम लगा देना है। तब आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण का मतलब क्या है भाई, जोड़ने से पहले टोटल आवेश बराबर जोड़ने के बाद टोटल आवेश। तो आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण का नियम लगाने के बाद आप लिख सकते हो उसको Q1 + Q2, ये हो गया जोड़ने से पहले, इक्वल टू हो जाएगा Q1 डैश + Q2 डैश। ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख करके। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो Q1 की वैल्यू C1V1 + C2V2 इक्वल टू C1V और प्लस C2V। मान लो हम कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो V को कॉमन ले, तो इधर ये हो जाएगा C1V1 + C2V2 इक्वल टू V कॉमन ले लिया, C1 प्लस हमें V चाहिए तो V इक्वल टू हो गया C1V1 + C2V2 अपॉन C1 प्लस। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कॉमन पोटेंशियल के लिए, ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला निकल करके आ गया। ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो केवल क्या किया है, केवल और केवल आवेश संरक्षण का नियम लगाया है। जोड़ने से पहले टोटल आवेश निकाला दोनों का और जोड़ने के बाद टोटल आवेश निकाला और बराबर रख दिया, कॉमन विभव निकल करके आ गया। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि इस तरह से आ जाए, वो ये पूछने लग जाए आपसे कि उनकी धारिताओं के अनुपात में आवेश आएगा, आवेश का जो पुनर्वितरण होगा धारिताओं के अनुपात में होगा, तो फिर ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल क्या कर देना है, इक्वेशन सेकंड से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकाल देना है। ठीक है ना। पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, यानी आपस में डिवाइड कर दिया दोनों आवेशों का, क्या हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा C1 अपॉन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में कई बार पूछा गया, फिर आपको कॉमन पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है उसमें, केवल आप ये निकालोगे और इनका आपस में डिवाइड कर लोगे, और डिवाइड करने पर ये आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये भी कई बार पूछा गया, ये पॉइंट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, कॉमन पोटेंशियल हमारा क्लियर हो गया, धारिताओं का, इसी को तो कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण, तो आवेशों का पुनर्वितरण हो गया। अगर मान लो आप ये चाहते हो, यहां तो अनुपात निकल करके आया है आवेशों का, लेकिन आप चाहते हो कि उस आवेश की वैल्यू निकाली जाए, इसका मतलब Q1 डैश की वैल्यू अलग निकाली जाए और Q2 डैश की वैल्यू अलग निकाली जाए, तो फिर हमारे पास क्या है, Q1 डैश इक्वल टू C1V। तो क्या करेंगे, जो कॉमन पोटेंशियल निकाला है उसको उठा करके पुट कर देंगे यहां पर। ठीक है ना। तो तब या अगेन Q1 डैश की अगर वैल्यू पूछे तो फिर आप C1V से, तो C1 अपनी जगह पर और V की वैल्यू लगा देंगे C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। तो इस तरह से ये Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, आवेश निकल करके आ जाएगा पहली वाली संधारित्र पर या पहली वाली चालक पर। अब अगर आप Q2 डैश निकालना चाहते हो तथा Q2 डैश इक्वल टू C2 और V की वैल्यू कर दोगे C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। तो इस तरह से अब आपने 4 चीजें निकालना सीख लिया। आवेशों के पुनर्वितरण का मतलब था जब उनको कनेक्ट कर देंगे तो आवेश कितना कितना आएगा, तो वो आवेश तो ये आ गया, उसमें कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो ये हो गया, आवेशों का अनुपात क्या होगा वो ये हो गया। उसमें तुम्हें इसे सबको करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका केवल 4 लाइनों में से यहीं से हो जाएगा अगर उतना पूछता है तो। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक चीज और समझनी है
क्योंकि आप ये कह रहे थे कि भाई इसका विभव बड़ा है, V1 बड़ा माना है आपने, इसका मतलब आवेश Q1 से Q2 वाले पर ट्रांसफर हुआ। तो हम यहां ये और निकालना चाहते हैं कि कितना आवेश स्थानांतरित हो गया, कितना आवेश पहले वाले कैपेसिटर से दूसरे वाले कैपेसिटर पर चला गया, ये चीज और निकालना चाहते हैं। और इसे निकालने के लिए हमारे पास है दो तरीके। देखिए दो तरीके कैसे, सिंपल सा समझो। पहले मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चे, एक के पास है 100 रुपये और एक के पास है 50 रुपये, और हम चाहते हैं कि भाई दोनों बराबर बराबर कर लो। यहां भी तो वही हो रहा है, ठीक है ना, दोनों बराबर बराबर कर लो। इसको हम रुपए के रूप में लेकर के चल रहे हैं। अब बराबर करने के लिए क्या करोगे भाई, इसका मतलब एक तो कुछ रुपए दूसरे वाले को देगा और दूसरा लेगा। अब इसे दो तरीके से निकाल सकते हो कि पहले वाले ने कितने दिए, तो पहले वाला जितने देगा उतने ही तो दूसरा वाला लेगा। इसका मतलब जो रुपए पहले वाला दे रहा है उतने ही तो दूसरे वाला ले रहा है। तो दोनों तरह से निकाला जा सकता है कि पहले वाले ने आवेश कितना दिया, या तो उसको निकाल लो, और या फिर दूसरे वाले ने आवेश कितना लिया उससे निकाल लो। एक ही बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अब हम यहां निकालना चाहते हैं कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो हम निकालना चाह रहे हैं स्थानांतरित आवेश। देखिए स्थानांतरित आवेश निकालने के लिए ट्रांसफर्ड चार्ज, स्थानांतरित आवेश। जब आप स्थानांतरित आवेश निकालोगे, मान लो वो स्थानांतरित आवेश है डेल्टा क्यू। अब वो डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए, इस पहले वाले ने दिया है तो पहले वाले में पहले था Q1 और बाद में हो जाता है Q1 डैश। इसका मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q1 डैश। पहले थे 100 रुपए और बाद में रह गए 75 रुपए, सही है, तो 100 माइनस 75। क्लियर? या फिर आप इसे किससे सॉल्व कर सकते हो, या दूसरे वाले ने कितना लिया। अब दूसरे वाले पर पहले तो थे 50 रुपए और बाद में हो गए 75, तो फिर कितना लिया, 75 माइनस 50, यानी बाद वाले में से घटाएंगे पहले वाले को। तो बाद वाला कितना है, Q2 डैश, तो Q2 डैश माइनस Q। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं। यहां पहले Q1 आया है, Q1 डैश बाद में आया है, क्योंकि इसने कुछ आवेश दिया था तो बाद वाला कम था, तो ज्यादा में से कम घटाया, लेकिन उस पर पहले वाला कम था और बाद वाला तो ज्यादा आया और पहले वाला कम था, इसलिए बाद वाले में से पहले वाला घटाया। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब सॉल्व किसी से भी कर दो जिससे आपका मन कर रहा है। सॉल्व किसी से भी करने के लिए मान लो इससे हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू Q1 की वैल्यू, भाई Q1 की वैल्यू थी हमारी C1 V1, अभी अभी निकाली थी, और Q1 डैश की वैल्यू थी माइनस के C1 V जहां पर कॉमन पोटेंशियल था। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ये है, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो डेल्टा Q इक्वल टू C1 V1 माइनस C1, अब V की वैल्यू लगा दी आपने, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लेकर के जोड़ने वाला जो काम होता है वो मैथमेटिक्स है पूरा। C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले तो पूरे का एलसीएम लिख दिया मैंने C1 प्लस C2, और इसमें C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का पहले इसमें होगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1, फिर इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2 V1, C1 C2 V1। अब माइनस, अब देखिए ये माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस भी हो जाएंगे, साथ ही साथ C1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के C1 स्क्वायर V1 और माइनस के C1 C2 और ये V2, ये आपका आ गया। तो जो चीज कैंसिल आउट हो रही है, देखिए C1 स्क्वायर V1 प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। C1 C2 V1 और C1 C2 V2, इसका मतलब C1 C2 कॉमन आ गया, तो C1 C2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा V1 माइनस और अपॉन में है C1 प्लस। तो इस तरह से ये डेल्टा Q का मान निकल के आ गया, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया
एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर उसका फॉर्मूला निकल करके ये आ गया है। अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरह का आता है तो जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को वहां पे लगाओ, आप चाहें तो न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो। शुरू में निकाल सकते हो कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज है, और फिर उसमें से उसको माइनस करके पता कर लो उसका, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इनमें जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूलों को रटें, हम चाहें तो ये जो सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हैं, आवेश का संरक्षण लगा करके, और जो चीज पूछी जा रही है वो अपने आप निकल करके आ जाएगी। अब इसी टॉपिक में तो 3 बातें हो गई भाई, आवेश का पुनर्वितरण हो गया, पुनर्वितरण का मतलब बाद वाले आवेशों का अनुपात भी आ गया और बाद वाले आवेशों का मान भी निकल के आ गया, और साथ ही साथ कॉमन पोटेंशियल भी आ गया, उभयनिष्ठ विभव भी आ गया, और उसके बाद स्थानांतरित आवेश भी आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इस प्रोसेस में ये जो काम किया है हमने आवेशों का पुनर्वितरण, इसमें क्या ऊर्जा की हानि हुई है या फिर ऊर्जा की वृद्धि हुई है या फिर ऊर्जा संरक्षित रही है, उस चीज को हमें निकालना है। हालांकि हानि होगी वो भी बताएंगे कि हानि क्यों हुई है, तो अब उस एनर्जी लॉस को हमें निकालना है। तो इसमें अब हम निकालते हैं ऊर्जा हानि। इस प्रोसेस में ऊर्जा हानि निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप पहले जोड़ने से पहले दोनों की ऊर्जा निकाल लो, और फिर जोड़ने के बाद दोनों की ऊर्जा निकाल दो, और फिर उसको माइनस कर लो। तो पहले हम निकालते हैं जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी सर? जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले पहला वाला कैपेसिटर था, कैपेसिटर की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = हाफ CV²। आप चाहें तो इसे हाफ mv² की तर्ज पे याद रख सकते हो, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रटा हुआ है आपको 7वीं 8वीं क्लास से, हाफ mv²। ऐसे ही किसी संधारित्र की या चालक की ऊर्जा का फॉर्मूला आप रख सकते हो हाफ CV²। इसका मतलब अब पहले वाले कैपेसिटर के लिए निकालोगे तो जोड़ने से पहले दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो जोड़ने से पहले ऊर्जा को मान करके चल रहे, मान लीजिए हम U, तो वो हो गई हाफ C1V1² और प्लस हाफ C2V2²। ये जोड़ने का मतलब है दोनों संधारित्रों को आपस में कनेक्ट करने से पहले। तो ये टोटल एनर्जी आ गई। अब जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालोगे। अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, कुल का मतलब दोनों की, तो जोड़ने के बाद जब कुल ऊर्जा निकालोगे तो उसको U डैश मान लेते हैं, तो हाफ C1, लेकिन अब पोटेंशियल हो गया था V, तो C1V² प्लस हाफ C2V², और चाहो तो V² को कॉमन ले लेना, चाहो तो और कर देना इसको U डैश = हाफ V² कॉमन आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट में आ जाएगा और V² आ जाएगा बाहर। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई इसमें ऊर्जा हानि हुई है तो उस हानि को निकालना है। हानि किसको कहते हो? मान लो मेरे पास 100 रुपए थे और मैंने 100 रुपए से कोई व्यापार शुरू किया, हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, घास खरीद ली, घास बेच ली, ठीक है ना। ये नहीं है कि 100 रुपए तो भाई बहुत कम अमाउंट है, इससे क्या आप व्यापार कर सकते हो सकता है। और बाद में 80 रुपए बचे, तो मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई? सही है ना। इसका मतलब पहले वाले 100 में से बाद वाले को घटाऊं तो प्लस में आना चाहिए। पहले 100 थे, बाद में 80, तो 100 में से 80 घटाए तो प्लस का 20 बचा। इसका मतलब पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटाऊं और वो अगर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हानि हुई है। और अगर माइनस में आ जाता तो लाभ होता। मान लो पहले 80 रुपए थे, बाद में 100 रुपए हो जाते, और मैं 80 में से 100 को घटाता तो माइनस का 20 आता, इसका मतलब लाभ हुआ है। सही है ना। और ऐसे ही अगर बाद वाले में से घटाते तो उल्टा हो जाता। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले वाले में से बाद वाली ऊर्जा को घटा रहे हैं, और ये घटाने पर अगर प्लस में आए तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा? हानि हुई होगी। तो चलिए डेल्टा U निकालते हैं। तो डेल्टा U = हो गया आपका U माइनस U डैश। अब U की वैल्यू लगाइए। U की वैल्यू कितनी है? हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। अब आप U डैश की वैल्यू लगाइए, माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V²।
की वैल्यू लगा दी। अब आगे सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स केवल क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू लगानी है। आपको इस v की वैल्यू लगानी है और v की वैल्यू लगा करके उसको सॉल्व करना है। तो v की वैल्यू लगा करके सॉल्व करने के लिए डेल्टा u इज इक्वल टू, देखिए 1/2 को तो मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, 1/2 सब में से कॉमन आया तो ये बचा c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर माइनस c1 प्लस c2। अब v की वैल्यू लगा दी, v की वैल्यू होती है c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2, लेकिन होल स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां होल स्क्वायर का मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर और c1 प्लस c2 का भी होल स्क्वायर, लेकिन यहां ऊपर क्या है c1 प्लस c2, इसका मतलब c1 प्लस c2 की एक पावर कट जाएगी, यानी नीचे केवल c1 प्लस c2 बचेगा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा u की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा u इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 तो बाहर है, तो 1/2 और ब्रैकेट में c1v1 स्क्वायर, c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर तो ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा c1 प्लस c2। तो आप लिख देंगे c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर, c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन में c1 प्लस c2, ये बच गया आपका। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, एलसीएम आ जाएगा c1 प्लस c2, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा c1 प्लस c2 में। तो एक बार तो इसका मल्टीप्लाई करो दोनों में और फिर इसका मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा u इक्वल टू 1/2, इसका करेंगे तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो c1 c2 v1 स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अभी केवल इतना काम हुआ है कि c1 प्लस c2 में इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। अब माइनस करके क्या आएगा बेटा, उसका होल स्क्वायर। अब वो नीचे अंदर प्लस है लेकिन बाहर माइनस होगा तो उसके तीनों टर्म माइनस के हो जाएंगे। तो जब आप इसके होल स्क्वायर को खोलोगे तो माइनस का c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस का c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस c1 c2 v1 v2 और फिर अपॉन में आएगा आपका c1 प्लस c। अब देखिए क्या क्या चीज कट रही है, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस का और c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस का, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस का और c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस का, और जो बचा हुआ है उसमें से c1 c2 आपको कॉमन दिख रहा है तो उसमें से c1 c2 को कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा u इक्वल टू 1/2 c1 c2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और माइनस ट्वाइस v1 v2 और अपॉन में c1 प्लस c। लेकिन भाई ये क्या चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा u निकल करके आ गया 1/2 c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 और v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, उसमें ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ उसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब ये परिवर्तन में हानि हुई है, ये बात तुम्हें समझनी है। अगर ये वैल्यू धनात्मक होगी तो हानि हुई है, अब इसको समझना है। अब धनात्मक या ऋणात्मक ये डिपेंड करेगा कि v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है। दोनों बातें हो सकती थी, v1 भी बड़ा हो सकता था, v2 भी बड़ा हो सकता था, लेकिन v1 बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा और v2 बड़ा होता तो नेगेटिव आता, लेकिन स्क्वायर होने के कारण वो नेगेटिव भी क्या हो जाता, इसका मतलब ये तो भाई पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक होगा इसका मतलब इस प्रोसेस में ऊर्जा में क्या होनी है, हानि ही होनी है। क्लियर। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट, जिसमें आपने आवेशों का पुनर्वितरण समझ लिया, उभयनिष्ठ विभव को समझ लिया, कितना आवेश ट्रांसफर होगा उसको समझ लिया और ऊर्जा में हानि को समझ लिया। फॉर्मूले का कंपैरिजन करिए जरा, जो
आवेश का स्थानांतरण हुआ, उसकी वैल्यू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2। और ऊर्जा हानि का भी देखो मिलता जुलता है, 1/2 आ गया है, C1 C2 भी है, C1 प्लस C2 भी है, लेकिन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। तो थोड़ा कंपैरिजन करके याद करेंगे तो याद करने में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी।